सबसे पहले बताइएगा, ये अपोजिशन और हुकूमत, अपोजिशन भी चाह रही है कि हुकूमत को टफ टाइम दे दे, हुकूमत चाह रही है कि अपोजिशन को टफ टाइम दे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब ये बात की जाए, आवाम को बताया जाए, जो इकोनॉमिक्स की जो जबान होती है उसको छोड़ के जो आम जबान में होती है उसको बताया जाए कि ये आवाम दोस्त बजट है। तो इस तरह से अपोजिशन को टफ टाइम देना है, तो क्या मामला देख रहे हैं आप? सलमान, बात यह है कि अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं है। अपोजिशन टूटी हुई है बुरी तरह। कभी 2 महीने 3 महीने तक अगर कोई ख़ास हालात पैदा हुए तो फिर ये सारे किसी एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। इवन मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको पता दराड़े हैं, फैमिली के अंदर दराड़े हैं। जहाँ तक बजट की बात है तो आज से 3 साल पहले इमरान खान भी यही बातें किया करते थे और ठीक बातें करते थे। अब अपोजिशन जो बातें कर रही है बिल्कुल ठीक बातें कर रही है। देखिए, जब सिंपल बातें हैं, हम आज फिगर्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाते आवाम को समझाने के लिए, और आवाम ये बातें जानती है कि बिजली, पानी और गैस के जब रेट बढ़ जाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। तकरीबन 2.5 3 रुपया मेरे ख्याल है पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। बड़ी हद तक 15 दिन आगे डाल देंगे। पंजाब के बजट में आज उन्होंने कहा कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज से इतने एक खास रकम हासिल होगी, इसका मतलब वो भी बिलों में डाले जाएंगे। अब आपने देख लिया कि बिजली के रेटों की क्या पोजीशन है, बिजली के टैरिफ की। चोरों का जो नुकसान होता है, जो बिजली चोर होते हैं वो आम आदमी भरता है। किसी का बिल उसके मीटर की रीडिंग के साथ टैली नहीं करता, जो दिल पे आता है ये भर देते हैं। अब इन मसाइल में मुझे बताएं कि 140 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं, 26.5 खरब रुपए का बजट है, वुज़रा की अखराजात में भी इजाफा हुआ, चीफ मिनिस्टर के अखराजात में भी इजाफा हुआ। ये ऑस्टेरिटी और सादगी की बातें किया करते थे, हाँ सिर्फ गवर्नर हाउस के अखराजात में कुछ कमी हुई। तो इन हालात में आप ज़हन में रखिए कि पंजाब बजट को हमेशा आप फेडरल बजट के साथ मिला के पढ़ेंगे। जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो और कंट्रोल ना हो रही हो तो आप जो मर्जी रिफॉर्म कर लें, जितनी मर्जी अच्छी नीयत से कर लें, उनका कभी भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक नहीं होगा। आवाम जो है वो तकरीबन 94-95% लोग या गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास से भी निचली कैटेगरी में है। सो इनकी आमदन तो श्रिंक हो रही है, पर कैपिटा इनकम श्रिंक हो रही है। तो ये इतनी महंगाई का मुकाबला कैसे करेंगे? 10% तनख्वाहों का इजाफा वो भी सरकारी मुलाजमिन का हुआ ना, प्राइवेट को तो 2-3 साल से इजाफे नहीं मिल रहे। 2 करोड़ नौकरी कोविड की वजह से चली गई है, पता नहीं कितनी वापस आई है। इन सारी चीज़ों को फेडरल बजट के साथ मिला के पढ़े तो आप देखेंगे कि हमेशा की तरह ये बजट भी हर हुकूमत के बजट की तरह, अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ अ मेयर आई वॉश, इट इज़ अ फार्स, इट इज़ अ जगलरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ अ मेज ऑफ नंबर्स। एक टोटल फ्रॉड है। जहाँ तक बात है बजट पास होने की, पपियाँ भी फटेंगी, बॉयकॉट भी होंगे, फेडरल बजट भी पास होगा, प्रोविंशियल भी होगा। फेडरल बजट में 1300-1400 अरब रुपया तो फौज के हिस्से में भी आना होता है, और फिर यहाँ पंजाब वगैरह में दूसरे सूबों में कारोबारी ज़िंदगी भी चलना होता है, बजट पास होते हैं। अब आपने एक बात की थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्ट गिव मी हाफ अ सेकेंड। ये बातें इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी की, साकिब निसार। महसूस होता था चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से ज्यादा असर्टिव थे। गुज्जर नाले पे तजावुज़ात बढ़ती गई, पार्क खा लिए गए, सड़कें भी बंद कर दी गई थी अपनी रिहाइश गाहों के लिए। अरबों क्या खरबों रुपए के बजट खाए गए हैं। और सिंध की हालत मेरे ख्याल है कि पंजाब की हालत से ज्यादा बदतर है। अगर यहाँ भी किसी को ख्याल नहीं कि अब आप 800-900 फीट बोरिंग करें तो फिर जाके पानी आता है, और वो भी साफ नहीं है, वायरस है, बैक्टीरिया है। तो बहुत जल्द यहाँ पानी वाले हालात कराची वाले हो जाएंगे। नालों पे यहाँ भी कब्जा हुआ को पूछने वाला नहीं है। सो इट इज टोटल एपैथी, यू नो। जो इस हालात ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब के नबास की खेल है, ना उन्हें इदराक है ये क्या है। जरा लाहौर से बाहर निकल जाएं, चारों तरफ में तो 6 बजे के बाद सड़कों पे अगले डकैतियां कर देती हैं। अब मेन आर्टरीज को छोड़ दें, मेन सड़कों पे आप शहरों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकते। इतना क्राइम है, इतना अनरिपोर्टेड क्राइम है, और बदमाशियां जारी हैं जमींदारों की, वडेरों की। एग्रीकल्चर टैक्स की बारी आती है तो कहते हैं ना लगाएं। अब यहाँ वर्ल्ड बैंक भी अच्छा, मैं आऊंगा इस तरफ। मुझे कराची के मसाइल की बात करनी थी। हम कराची में रहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें बड़ा दुख होता है। शायद कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे पल्ले ये है कि नाकाबिले तरीन रिहाइश शहरों की फहरिस्त में अभी 7वें नंबर पर आता है। अमीर अब्बास साहब की तरफ मुझे जाना है, लेकिन क्विकली सिद्दीक साजिद बताइएगा, जो राब्ता हुआ है शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ साहब से, क्या डिसाइड हुआ है? लेके चलेंगे पीपल्स पार्टी एएनपी को, या फिर क्या नहीं लेके चल रहा है?
देखिए सलमान साहब, ये भी एक मफादात की सियासत है। अब ज़रूरत है एक अपोजिशन लीडर के तौर पर पीपल्स पार्टी और ANP की, तो उसी की वजह से जो पार्लियामेंट के अंदर बजट की मंजूरी रुकवाने की जो एक उन्होंने कोशिश करी, जिस तरह अभी शाह साहब कह रहे थे कि कापियाँ भी फाड़ी जाएंगी, हंगामा भी होगा, एहतजाज भी होगा, बजट तो हुकूमत ने पास करवा ही लेना है। लेकिन वो अपने तौर पर एक कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं वो पार्लियामेंट की हद तक वो उसमें जो है वो इकट्ठी रहें। गुज़श्ता दिनों 2 मुलाकातें हुई थी शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का रब्ता हुआ। उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने वालिद मोहतरम आसिफ ज़रदारी से जाकर इस मुलाकात का अहवाल बताया और शहबाज शरीफ की इस ख्वाहिश आगाह किया कि पार्लियामेंट के अंदर वो हमें साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ज़रदारी ने भी इजाज़त दे दी और बड़े भाई ने भी इजाज़त दे दी, और अब शहबाज शरीफ तो इस हद तक भी जाने को तैयार हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे वो ये बात कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी से हम माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे थे या शर्मिंदगी का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने अपोजिशन लीडर अपना क्यों बनवाया और बाप के वोट क्यों लिए, उस मामले को भी अब आप छोड़ दें ताकि हम पार्लियामेंट के अंदर बेहतर अंदाज से चल सकें। तो नवाज शरीफ ने कहा ठीक है, बतौर अपोजिशन लीडर आपका हक है, आप अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं उनको साथ लेकर चलें, पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है। तो उसी वजह से शहबाज शरीफ को यह टास्क दिया गया। और आज जब हमने कौमी असम्बली में देखा भी कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ ही खड़ी नज़र आई जब वो शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे और हुकूमत की जानब से उनकी तकरीर को रोका गया। तो वो मुनाजर भी आज हमने पहली मरतबा देखे कि अपोजिशन लीडर की जो तकरीर है वो शुरू में ही हंगामा राई और एहतजाज की नज़र हो गई और हंगामा करने वाले हुकूमती वज़रा और हुकूमती अरकान थे। तो यहाँ पे तो ये यही बात है कि नवाज शरीफ ने उनको यही मैंडेट दिया। दूसरी तरफ बिलावल को भी, और बिलावल तो ये बात कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ जिस तरह चाहें इस बजट की मंजूरी रखवाने के लिए हमारे अरकान जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका तावन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक, पार्लियामेंट के बाहर जो PDM की सियासत है ज़ाहिर है उसका फ़ैसला जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को करना है। लेकिन शहबाज शरीफ की भी फिर भी ख्वाहिश है कि जो कुछ माजी में हो चुका, पीपल्स पार्टी ने जो हमारे साथ किया उसको भूल कर आगे बढ़े हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। वो ज़ाहिर है मफादात हैं हर एक के अपने अपने, और बतौर शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर एक रोल चाहते हैं तो वो यही चाह रहे हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी भी उनके साथ खड़ी हो ताकि हुकूमत को जो टफ़ टाइम दिया जा सके। लेकिन इसका फ़ायदा कुछ नहीं होना, ज़ाहिर है एहतजाज होगा, हंगामा होगा, ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगा जब तक ये बजट पास नहीं होता। आप देखिएगा आज भी हुआ है, कल भी होगा, आने वाले दिनों में भी होगा, ये चीज़ें चलती रहनी हैं। और हुकूमत को, वो हुकूमत की कोशिश होगी कि अपोजिशन को ना बोलने दिया जाए और अपोजिशन की कोशिश होगी कि हुकूमत को ना बोलने दिया जाए। ठीक है अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा, अब हुकूमत ये चाह रही है आवाम को बताना कि भाई ये बड़ा आवाम दोस्त बजट है, हमने कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, लेकिन फिर अब अगले दिन खबर सुनते हैं लेवी में इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया। वो टैक्स है, इमरान खान साहब आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले तो उसको कहते थे कि भत्ता है, ये तो जग्गा टैक्स है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, पेट्रोल तो और कम होना चाहिए। लेकिन अब देख रहे हैं इसमें इजाफा हो रहा है और ये एक सिंपल साइंस है, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे ओवरऑल महंगाई बढ़ती है, हर चीज में महंगाई बढ़ती है, डीजल की कीमत बढ़ाएंगे महंगाई बढ़ती है। अपोजिशन ये चाह रही है कि वो एटलीस्ट बजट के मामले में या बजट पास ना करवाने के मामले में यकजा हो जाए। क्या देख रहे हैं सूरत हाल पे? मैं कराची की तरफ आऊंगा। सलमान, जो पेट्रोलियम लेवी है या जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो हुकूमत टैक्स लगाती है वो टैक्स बजट का मोहताज नहीं है। वो टैक्स हुकूमत सारा साल बढ़ा भी सकती है, कम भी सकती है। और उसमें यानी पेट्रोल अगर 120 रुपए लीटर एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लें तो उसमें से कम 45-50 रुपए, कम से कम 45-50 रुपए हुकूमत टैक्स की मद में हासिल करती है। और हुकूमत के पास टैक्स इकट्ठा करने के जितने जराए हैं और जितने तरीके हैं उनमें से सबसे जो आसान तरीका है और सबसे आसान जरिया वो पेट्रोलियम लेवी है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स है। क्योंकि ये वो टैक्स है कि जो हुकूमत अगर अभी फैसला कर ले कि उसने अगले 2 घंटे या 3 घंटे के बाद उसने 100 अरब इकट्ठा करना है, तो वो किसी और तरीके से ये 100 अरब इकट्ठा अगर करना चाहे तो शायद उसके लिए दिक्कत हो, वक्त लगे। लेकिन चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन 24 घंटे हो रही है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर वक्त इस्तेमाल में है, तो हुकूमत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगी ताकि वो अगले चंद दिनों के अंदर वो 100 अरब इकट्ठा कर ले या जो भी उसका हदफ है। तो इसलिए ये हर हुकूमत के पास एक आसान हरबा रहा है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाए, और इस हुकूमत ने भी लगाए। अच्छा, अब ये जो टैक्स हम देते हैं पेट्रोल पर, डीजल पर, केरोसिन ऑयल पर, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इमरान खान साहब भी कहा करते थे हुकूमत में आने से पहले कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे और हम डायरेक्ट टैक्सेस देंगे। और पूरी दुनिया में जो रेशियो है वो 70-30 की होती है।
यानी जो डायरेक्ट टैक्स है वो 70% होता है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 30 या 35% और दूसरा 65 या 70% होता है। हमारे यहाँ ये सिचुएशन जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। हमारे यहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 65 से 70% दिया जाता है और जो डायरेक्ट टैक्स है वो 30 से 35% है। तो ये इमरान खान साहब कहा करते थे कि वो इसको रिवर्स करेंगे और डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो टैक्स नेट उसको कहते हैं। तो उसमें तो ये हुकूमत कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं कर सकी है। कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने टैक्स बेस को जरूर बढ़ाया है पिछले 3 सालों में, लेकिन ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए से जो हुकूमत ने महसूलात इकट्ठे करने हैं वो उस तरह से नहीं कर पाई है। तो ये इमरान खान साहब के अपने मंशूर की आप समझ लें सरीहन खिलाफ वर्जी है और ये वही तर्ज हुक्मरानी है जो हमें माजी में नजर आता था। फिर आप देखें कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है वो इस मुल्क का जो अरबपति या खरबपति शख्स है, जितना टैक्स वो देता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में, उतना ही टैक्स इस मुल्क का वो शख्स भी देगा जिसकी अगर माहाना आमदन 30 या 40 हजार रुपए है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करके जाऊं तो मुझे तकरीबन 850 या 850 रुपए टोल टैक्स पे करना है एक तरफ से, एक तरफा। और अगर इस्लामाबाद का कोई बहुत खरबपति शख्स भी ट्रैवल करके लाहौर जाए तो उसने भी वही 850 या 850 रुपए पे करना है। अगर मैं 850 सीसी की गाड़ी पर जा रहा हूं तो मैंने 850 रुपए टैक्स पे करना है और अगर मैं 4500 सीसी की गाड़ी पर जा रहा हूं तो भी मैंने 850। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जुल्म जो कैपिटलिस्ट निजाम का हिस्सा भी है। और हमारे यहाँ जो कि हुक्मरान जो है उनकी कनाइबंस रही है ऐसे लोगों के साथ जिनसे डायरेक्ट टैक्स देना चाहिए और वो उनसे नहीं लेते, लिहाजा उनके लिए बड़ा आसान तरीका है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए से टैक्स इकट्ठा करें, जिसमें आप हर अमीर गरीब ठेले वाला पथारे वाला जो सड़क पर बैठकर पत्थर कूटता है उसको भी आप मिला दें। इस मुल्क के जो बड़े बड़े बैंकों के मालिक हैं, जो टेक्सटाइल मिलों के मालिक हैं, जो बड़ी बड़ी जहाज रानी कंपनियों के मालिक हैं, जो टीवी चैनल्स के मालिक हैं, उन सब के साथ लाके एक आम आदमी को हुकूमत खड़ा करती है। तो ये इंतहाई जालिमाना और जाबिराना किस्म का निजाम है मैं समझता हूं और इस निजाम को खत्म होना चाहिए था, लेकिन ये हुकूमत खत्म नहीं कर सकती।